सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में जब हम जाते हैं तो हमारा ये वाला लेआउट है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लावर, व्हाट इज अ फ्लावर? साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, राइट? ऑल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आप देख सकते हो. इट इज एंड व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट? फ्रूट्स एंड सीड्स आर द एंड प्रोडक्ट्स. अच्छा, इस फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स हैं? इस फ्लावर में हम देख सकते हैं इट हैज अ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सेपल्स, फिलामेंट, पेटल्स, एंथर, ये सारे स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं. सो दैट इज द ओवरी पार्ट. दिस इज द ओवरी. और इसमें क्या क्या है? 4 वर्ल्स होते हैं हर फ्लावर में. 4 फ्लोरल वर्ल्स होते हैं. एंड्रोशियम, गाइनेशियम, कैलेक्स एंड कोरोला. वैसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड इज कोरोला, देन कैलेक्स, देन इट इज एंड्रोशियम एंड देन गाइनेशियम होता है. कोरोला में क्या होता है? पेटल्स होते हैं, पंखुड़ी जिसे हम कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प करते हैं, देयर एसेसरीज बेसिकली. ठीक है. एंड कैलेक्स सेपल्स होते हैं. गाइनेशियम पिस्टिल और कार्पल वाला पार्ट होता है. और इंडिविजुअली अगर हम देखें स्टेमन, सो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं. सो दीज आर इंडिविजुअल मेंबर्स, स्टेमन. फ्लोरल प्रिमोडियम, अगर हम फ्लोरल प्रिमोडियम की बात करते हैं तो हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस को अगर हम देखें तो फ्लावर एंड फ्लोरल बड्स बोर्न ऑन द इन्फ्लोरेसेंस. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या देखते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एंड्रोशियम. तो यहाँ आप देख सकते हैं एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर. ये है एनसीईआरटी हमारा जो डायग्राम होता है एज इट इज हमने इसमें दिखाया है. इसमें ये आपको पहचानना होगा ये कौन सा है लेबलिंग? लाइन ऑफ डेहेसेंस. और लेबलिंग्स भी हमारे चेंजेस नहीं होते. मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में लेबलिंग चेंजेस नहीं होते. तो यू कैन, अगर आपको लाइन से थोड़ा भी कंफ्यूजन है लेबलिंग्स में, तो आप एज इट इज एनसीईआरटी ने जिस तरह से इसमें लेबलिंग दे रखी है आप उसको कर सकते हैं. सो पोलन ग्रेन्स एंड पोलन सैक, ये है दो लूप्स का बना हुआ, रिप्रेजेंटेड बाय एंड्रोशियम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंडिविजुअल मेंबर. इसमें स्टेमन है जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं, एंथर और फिलामेंट. इसमें 2 लूब्स हैं, इट्स बाइलूब्ड. एंड एंथर इसमें टर्मिनल और बाइलूब्ड होता है जनरली, रिमेंबर. लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स हैं ये यहाँ पे बने हुए. एंड इसके अलावा जो नीचे अगर हम देखते हैं फिलामेंट जो स्टॉक होता है वो लॉन्ग और स्लेंडर होता है. प्रॉक्सिमल एंड अटैच टू थैलेमस एंड पेटल्स. तो एक टिपिकल स्टेमन और 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर यहाँ दिखाया जाता है. ये 2 लूप्ड है, मैंने इसके पास ऐसे 2 लूप्स बने हुए हैं. ईच लूप हैज 2 थेका, उसमें 2 थेका होते हैं. मेम्ब्रेन लेयर्स हैं, डायथेकस. 4 साइडेड होता है ये इस तरह से, 1 2 3 4. तो ये टेट्रागोनल है, इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें हम बात करते हैं कि किस तरह से इसका, अगर हम देखें कि एक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए यंग एंथर कैसा दिखेगा. तो ये है इसका सबसे पहले लेयर्स कौन सी हैं? आउटर टू इनर. यूजुअली मैंने आपसे कहा ना आउटर टू इनर आपको याद रखना है. और वो क्वेश्चन पेपर में अगर इनर टू आउटर है तो उसका आपका बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा. एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर है, उसके बाद है एंडोथीसियम, उसके बाद है मिडिल लेयर्स, फिर है टैपेटम. टैपेटम क्या है? ग्रुप ऑफ ये स्पोरोजीनियस टिश्यूज उसके भी अंदर है. ठीक है. स्पोरोजीनियस टिश्यू ये पूरा फिलिंग है. स्पोरोजीनियस टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स होते हैं. ठीक है. तो अब हम एक एक करके इनको डेफिनेशन इनका जो देखते हैं, अगर हम उससे हम इसी का रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस हैं इसके अंदर. तो सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर्स, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. तो 4th नंबर पे टैपेटम और 5th नंबर पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. सो यहाँ पर सबके फंक्शंस हमने दिखाए हुए हैं, आप देख सकते हैं. यहाँ पे हम सबके फंक्शंस आप देख सकते हैं. सो इसमें है माइक्रोस्पोरेंजियम नियरली सर्कुलर होता है. एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर प्रोटेक्शन और डेहेसेंस में हेल्प करती है. और टैपेटम नरिशमेंट में हेल्प करता है. इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है, मोर देन 1 न्यूक्लियस. सबसे अंदर जो कंटेंट है वो कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस स्पोरोजीनियस टिश्यूज होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर आता है ये वाला डायग्राम. हमने साथ साथ इस 1 शॉट्स में डायग्राम्स भी सारे कवर अप कर लिए हैं. तो आपको अलग से सीरीज हम डेफिनेटली बनाएंगे, लेकिन इसमें ही ये कवर हो जाएगा आपका, नो वरीज.
ये पूरा जो डायग्राम है नेक्स्ट, ये है पोलन ग्रेन्स का. इसमें आप देखो, एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली अलोंग द लेंथ पैक्ड विद पोलन. तो ऊपर से नीचे तक जब पूरे एंथर्स को हम कट सेक्शंस करेंगे तो थ्रू आउट अब जितने भी उसमें सेक्शंस करेंगे तो उन सब में क्या होगा, उसमें आपको पोलन्स मिलते हैं. सो टीएस ऑफ नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन एंड बाइलूब्ड स्ट्रक्चर डिस्टिंक्ट हेयर. यहाँ पर आप देख सकते हो पोलन्स की सारे स्टेजेस अगर हम देखें. सो पोलन के हैं स्टेजेस में, यहाँ से शुरू होता है 4 microsporangia. Microsporangia was structure which bears spores. At the corners in each lobe develops into pollen sac. इसके अंदर pollen sac बन रहा है. मियोसिस होगा तो मैच्योर स्पोरोजीनियस टिश्यू सेल, जैसे एक टिश्यू सेल है उसने मियोसिस 1 किया तो फिर मियोसिस 2 और माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बने. फाइनल मियोसिस का प्रोडक्ट 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होते हैं. अब ये एक माइक्रोस्पोर हम यहाँ दिखा रहे हैं फर्दर डेवलपमेंट, जिसमें हम उसमें देख सकते हैं न्यूक्लियस है और वैक्यूल्स भी हैं और एसिमेट्रिक स्पिंडल है. बी वेरी केयरफुल टू अंडरस्टैंड कि इसमें एसिमेट्रिक स्पिंडल है और ये 2 सेल्ड स्टेज होता है. ठीक है, 2 सेल स्टेज यहाँ पे हम देख रहे हैं. एक पोलन ग्रेन के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं. एक पोलन ग्रेन में ये वाला अगर हम डायग्राम देखें पोलन ग्रेन्स का, तो इसमें व्हाट ऑल वी कैन सी. सो लेट्स सी इसके अंदर पोलन ग्रेन्स में ये एक पोलन है, हमने डायग्राम दिखा है यहाँ पे. तो ये वेजिटेटिव सेल है, ये बड़ा वाला जो सेल है ये वेजिटेटिव है और जनरेटिव सेल इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है. इसके बाहर सबसे आउटर है एक्साइन जो हार्ड है, डिसकंटिन्यूस है, वेरिड अर्रे ऑफ पैटर्न्स, मतलब अलग अलग तरह के शेप्स पैटर्न्स दिखाता है नेचर डिजाइन्स में. इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, एक हार्ड केमिकल है स्पोरोपोलेनिन. क्या होता है स्पोरोपोलेनिन? पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन. क्यों? क्योंकि ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक, रिमेंबर इट इज ऑर्गेनिक, इट इज नॉट इनऑर्गेनिक मटेरियल है. It can withstand high temperatures and strong acids and alkali. यहाँ तक कि no enzyme, ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सकता है, so far known, right? और ये कहाँ एब्सेंट है? ये एब्सेंट कहाँ पर है? Pollen grain exine has a prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent. तो germ pore पे sporopollenin absent होती है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटाइन लेयर की, तो आप देख सकते हैं जो इंटाइन लेयर है इट इज कंटिन्यूअस थिन मेड अप ऑफ सेलुलोज और पेक्टिन. ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये. जर्म पोर अपर्चर वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट फॉर पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, यहीं से हेल्प होती है. जनरेटिव सेल में क्या है इसके फीचर्स? ये स्मॉल है, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, स्पिंडल शेप्ड है, डेंस साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस. स्पोरोपोलेनिन मैंने सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी हम पढ़ लिया सेम टू सेम, एंड इसको फॉसिल की तरह हम प्रिजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्पोरोपोलेनिन के अंदर इसमें देखो over 60% of the angiosperm, 60% pollen grains are shed at 2-cell stage. और remaining species में the generative cell divides mitotically to give rise to the 2 male gametes before pollen grains are shed. Before, after लिखा हुआ गया तो आपको जैसे मैंने हर लेक्चर में बताया always go for eye reading not mind reading. 3-celled stage, ठीक है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको. नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलन एलर्जीज की. अब पोलन एलर्जी है तो उसका कॉज क्या है और इफेक्ट? कॉज है पार्थीनियम और कैरेट ग्रास जैसे कुछ हैं जो एलर्जेंस हैं. इफेक्ट सीवियर एलर्जी, ब्रोंकियल एफ्लेशंस यानी कि चोकिंग, मतलब देयर इज अ म्यूकस फॉर्मेशन, ब्रोंकाइटिस में म्यूकस भर जाता है जिससे एयर पैसेज नैरो हो जाता है, उससे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है. सो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ये मानते हैं. तो पोलन वायबिलिटी क्या होती है? हाईली, मतलब पोलन आफ्टर जैसे ही रिलीज होता है तो वो कितनी देर लाइव है, पॉलिनेशन कर सकता है, उसकी कितनी क्षमता है? हाईली वेरिएबल है ये. सीरियल्स और राइस, जैसे कि राइस और व्हीट में लिटरली 30 मिनट्स का टाइम होता है. डिपेंड्स ऑन सम एक्सटेंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो आसपास है. सो एलएसआर आपको ध्यान रखना है. लेगुमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी वायबल फॉर मंथ्स, इनमें मंथ्स तक रहता है. पोलन स्टोरेज क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू है. लिक्विड नाइट्रोजन इन -196 डिग्री सेल्सियस. स्टोर्ड पोलन ग्रेन्स यूज्ड एज पोलन बैंक्स इन दिस
क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें पोलन्स के बारे में, इसमें दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इट हैज बिकम अ फैशन इन द रिसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट्स एज अ फूड सप्लीमेंट्स इन वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्ट कंट्रीज में तो ये बहुत कॉमन है। इन द लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स यूज होते हैं टैबलेट्स और सिरप के फॉर्म में, अवेलेबल इन द मार्केट ऑल्सो। पोलन कंजप्शन क्लेम करता है कि ये इंक्रीज कर सकता है परफॉर्मेंस एथलीट्स के लिए भी और रेस हॉर्सेस के लिए भी। तो उसमें इतनी एनर्जी होती है, कैलोरीज। नेक्स्ट एनर्जी इसमें होता है, राइट। नेक्स्ट हम कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर्स दिए हैं फ्लावर्स के, जैसे आप देख रहे हो पूरी स्क्रीन पर। दिस इज द चाइना रोज का है स्ट्रक्चर। ये है यहाँ पर है पिस्टल ऑफ पेपेवर एंड दिस इज मिशेलिया, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें चाइना रोज के केस में, सो इसमें सिनकार्पस इन चाइना रोज। सिनकार्पस मतलब दे आर सेपरेट, ठीक है। सिनकार्पस इन चाइना रोज, इट इज फ्यूज्ड, राइट। सो इट इज फ्यूज्ड। सो here it is the stigma and here it is a landing platform for pollens and style tube is elongated slender part होता है। ये style जो होता है वो elongated slender part है and इसमें जो basal part है that is यहाँ पे bulged part वो ओवरी है। इनसाइड उसमें ओवेरियन कैविटी जिसको लॉक्यूल्स भी कहते हैं और उसके अंदर प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा क्या करता है? इट गिव राइज टू व्हाट? क्या गिव राइज करता है? ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। अब गिव राइज टू दिस। अच्छा, जिसमें एक ही ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया होते हैं उसके एग्जांपल्स क्या हैं? वीट, पैडी और मैंगो। और जिसमें मोर देन 1 होता है वो है पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, मल्टीपल सीड्स वाले, राइट। तो ये हो गया पिस्टल या कार्पल का स्ट्रक्चर। आप ध्यान रखना जो फ्यूज्ड वाला होता है वो सिनकार्पस होता है। सिनकार्पस ओवरी, एग्जांपल मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस, पिस्टल ऑफ पेपेवर। और इसमें मल्टी कार्पलरी में एपोकार्पस which is in the gynoecium which is separated and it is मिशेलिया भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो हेयर इट इज द ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, दिस इज मेगास्पोरेंजिया। इसमें आप देख सकते हो उसको एनास्ट्रोपस ओव्यूल भी कहते हैं। एनास्ट्रोपस ओव्यूल, दिस इज द चलाजिल पोल, इट रिप्रेजेंट्स द बेसल पार्ट ऑफ द ओवरी ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल। ये है फ्यूनिकल इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक and this is micropyle, small opening not encircled by nucellus। तो इसकी चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, न्यूट्रिशन का बैकअप देते हैं, न्यूसिलस वहां पे नहीं है। दिस इज माइक्रोपाइल पोल एंड आउटर इंट्यूगमेंट्स, बाहर वाली लेयर्स हैं, फिर इनर इंट्यूगमेंट्स हैं, न्यूसिलस है, ये पूरा न्यूसिलस आसपास है, एंड देन एम्ब्रियो सैक। हाइलम क्या होता है? हाइलम इस रीजन को बोलते हैं, इट इज द साइट ऑफ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल, राइट, अटैच। तो दिस इज मेगास्पोरेंजिया अटैच टू प्लेसेंटा। अच्छा, आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट्स प्रोटेक्टिव लेयर्स, एनवेलप्स का काम करती है। एंड न्यूसिलस, इट्स अ मास ऑफ सेल्स हैविंग अबंडेंट फूड रिजर्व्स, ठीक है। एंड ये इंसर्कल किया हुआ है, प्रोटेक्टिव एनवेलप ने किसको इंसर्कल किया हुआ है? न्यूसिलस को इंसर्कल किया हुआ है। एम्ब्रियो सैक इज अ फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट इनसाइड न्यूसिलस। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल अब जब डिवाइड हो रही है अपना, ठीक है, एंड फॉर्मिंग द गैमीट, सो दैट इज द entire process is megasporogenesis। तो इसमें हम देखते हैं parts of the ovule, यहाँ पे हम देख सकते हैं showing a large megaspore mother cell and a dyad and a tetrad of megaspore। तो यहाँ पर आप देखें it is generally maturation from here, micropylar end से generally, not always। ये न्यूसिलस है, abundant food reserve, ये मेगास्पोर मदर सेल, dense cytoplasm इसके पास, large cell है, prominent nucleus in the micropylar end।
मियोसिस 1 होता है इसमें जब, तो ये माइक्रोबायल एंड में देखेंगे, तो ये मेगास्पोर का डायड बनता है, डायड मियोसिस 2 करेगा तो टेट्राड बनता है मेगास्पोर का। फिर उसका क्या फेट है, उसमें से 3 डीजनरेट्स, इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसमें 3 ऑफ देम डीजनरेट्स इन मेजॉरिटी, और एक ही फंक्शनल एग्जिस्ट करता है जो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होने वाला है, इसलिए इस तरह की सिचुएशन में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। मोनोस्पेरिक डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक। अब इसमें फर्दर क्या डेवलपमेंट होगा, तो इसमें ये बनेगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट मैच्योर एम्ब्रियो सैक इसमें रेडी हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर तो एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, और यहाँ पे ये फीलीफॉर्म एपरेटस है, साइड्स में 2 सिनर्जिड्स के साथ अटैच्ड है, सेलुलोजिक, एंड देयर 2 इन नंबर। बीच में सेंटर में यहाँ पे एग है, ये माइक्रोपाइल है। पोलर न्यूक्लियाई N+N, ये सेंट्रल सेल का 2 न्यूक्लियाई है उसमें, एंड एंटीपोडल सेल्स ये 3 है, 1 2 और 3 एंटीपोडल, क्योंकि 7 सेल्स है इसमें। कैसे कैसे 1 2 3 एंटीपोडल हो गए, एक आपका सेंट्रल सेल हो गया, और 2 सिनर्जिड्स हो गए, और 7th एग सेल। तो इस तरह से टोटल 7 इन नंबर्स होते हैं जो यूनिक फीचर होते हैं फॉर एंजियोस्पर्म्स। अच्छा, सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द microbial tip called filiform apparatus, which plays an important role in guiding the pollen tubes into the synergids. ये आपको क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो उसमें हम देखेंगे कि ये डिवीजन स्टार्ट करेगा। कैसे डिवीजन स्टार्ट करेगा, ये 2 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक है, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में कोई डिवीजन नहीं है, सेल वॉल, इसमें बस न्यूक्लियर फ्री डिवीजन हो रहा है। सो दिस इज 2 न्यूक्लियेट स्टेज, देन इट इज 2 to 4, 4 to 8। अब 8 में इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। सो इसमें माइक्रोपाइलर एंड में आप देख सकते हो सिनर्जिड्स and egg apparatus, and then central cell, 2 polar nuclei, antipodal. Now cell wall laid down not immediately of course but gradually, and organized form में ये ऐसे दिखेगा, जिसमें हम देख सकते हैं चलाजल एंड पे एंटीपोडल। तो हम ऐसे भी याद रखते हैं इसको, चलाजा दू तो एंटी हमारा, तो चलाजल एंड एंटीपोडल होगा, राइट। पोलर न्यूक्लियर है सेंट्रल सेल में, फिर एग्स हैं। दिस इज सिनर्जिड्स, फीलीफॉर्म एपरेटस, हैज स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स वाई टू गाइड द पोलन वाइल पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन मैकेनिज्म टू अचीव फर्टिलाइजेशन। सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स में है ये। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ द पोलन, लाइक ऑटोगैमी, गीटनोगैमी एंड जीनोगैमी। द क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक हनी भी है, सिमिलर बिल्कुल मैंने लाइव भी कैप्चर किया था मेरे गार्डन में, इसमें भी एक ऐसे हनी भी गए। मैंने बहुत सारे ऐसे पॉलिनेटर्स कैप्चर किए हुए हैं अपने कैमराज में। ऑटोगैमी की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोगैमी में यहाँ पे एक्सपोज्ड, यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, एक्सपोज्ड एंथर्स है जिसमें चेस्मोगेमस फ्लावर्स, और क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स जो क्लोज्ड होते हैं वो डू नॉट ओपन एट ऑल, वो ओपन ही नहीं होते हैं, दे डोंट ओपन अप, सो दे डू नॉट ओपन एट ऑल एंड इनवेरिएबली ऑटोगेमस है ये, क्योंकि एश्योर्ड्स। और बट हाँ, एक बेनिफिट है, सीड्स तो बनेंगे ही बनेंगे, कोई लॉस नहीं होगा, श्योर शॉट है। विदाउट पॉलिनेटर्स, वो भी कोई एजेंट नहीं चाहिए, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। बट एक्सपोज्ड एंथर्स जो ओपन फ्लावर्स हैं वो डेफिनेटली दे नीड सम पॉलिनेशन। इसमें हम एग्जांपल रख सकते हैं वॉक, वॉक मतलब VOC वाला वॉक, सो वॉक एज ए डोंट ओपन अप। सो वियोला, कॉमन पेंसी, मतलब ये मैंने मेमोनिक्स दिया था, वियोला इज कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस कॉमलिना, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, यहां पर एक टॉपिक है, इसको देखें आप। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी, मतलब जैसे ही पोलन मैच्योर होता है, स्टिग्मा भी मैच्योर हो जाए, उसको रिसीव करने के लिए पोलन को साइमल्टेनियसली इनको सिंक होना पड़ेगा। एंथस एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, बिल्कुल क्लोज हो, तभी वो क्लोज होते हैं, ताकि सबसे ज्यादा उसका मैक्सिमम चांसेस हो फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, चेस्मोगेमस एंड क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स। नेक्स्ट, यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि ये एक ही पेरेंट है, सिंगल पेरेंट हैज गिवन इन द
प्रोजेनीज बनाए हैं तो उसमें जीन मिक्सिंग नहीं है. गीटेनोगैमी क्या है? लिटिल स्कोप फॉर वेरिएशन इन दिस. एंड जीनोगैमी में सबसे ज्यादा वेरिएशन का स्कोप है क्योंकि पौधे दो अलग अलग हैं. एक ही स्पीशीज है लेकिन दो अलग अलग पॉट्स हैं या अलग अलग दो अलग पौधे हैं जिसमें से दो फ्लावर्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं? एजेंट्स हैं जो मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स यानी कि लिविंग. ठीक है. एंड pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor जिसमें both wind and water pollination is there. ठीक है. Now to compensate for these uncertainties इसलिए जो abiotic agents हैं कि उसके केस में बहुत ज़्यादा वो pollens release करते हैं so that maximum chances of pollination बने, landing हो जाए concerned stigma पर. कई बार wrong stigma पे landing है वो भी reject होंगे और compatibility factor भी matter करता है. तो pollen बहुत waste होता है जहाँ पर abiotic agents हैं, especially with water and wind. तो अब हम देखने जा रहे हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो एबायोटिक वाले होते हैं. द वंस विच आर एबायोटिक, द फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल और नो नेक्टर एट ऑल. तो ऑब्वियसली उनको किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ डील तो करनी नहीं है. सो दैट इज वाई दे डोंट हैव एनी सच रिवॉर्ड्स फॉर देम. रिवॉर्ड उनका होगा जो लिविंग है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसके लिए कि वाई एम विजिटिंग द फ्लावर, वाई शुड आई गो देयर टू द अट्रैक्ट द फ्लावर्स. को क्यों मैं फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हूँ, इसीलिए. सो विंड इज मोर कॉमन. पोलन्स में विंड में लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन. ये स्टाइल है. लार्ज फेदरी, ऑफन फेदरी होते हैं ये. सिंगल ओवरी, सिंगल ओव्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं. And numerous flowers, you can see numerous flowers are packed in inflorescence. यानी एक साथ एक बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की तरह होते हैं. लाइक जैसे आपने प्लांट्स में पढ़ा था ना, जिम्नोस्पर्म में कोन्स के फॉर्म में होते हैं, लैक्स बन जाते हैं बिल्कुल स्पायरली अरेंज, सिलेंड्रिकल, हेलिकल, ताकि वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो, प्रोमिनेंट हो जाए एंड दे कैन वर्क. सो क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस लाइक कॉर्न, टेसल्स, स्टिग्मा एंड स्टाइल. नेक्स्ट इज वाटर की जो पॉलिनेशन अगर हम देखते हैं तो वाटर पॉलिनेटेड पोलन्स में इनमें म्यूसिलेजिनस कवर होता है टू प्रिवेंट द वेटिंग, ताकि वो डिकम्पोज ना हो पानी के अंदर. इसमें दो तरह के केसेस हैं. एक सरफेस पे पॉलिनेशन हो रही है पानी की बिल्कुल सतह पर, और दूसरा पानी के अंदर जाता है, मतलब अंदर ही दोनों मतलब पॉलिनेशन पॉसिबल है. ठीक है. तो इसमें दोनों एग्जाम्पल्स अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर ये फीमेल फ्लावर है और ये लॉन्ग स्टॉक, ये है मेल फ्लावर्स रिलीज टू वाटर सरफेस प्लस कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट. तो इसको हम कहते हैं वेलिस्नेरिया. सम ऑफ देम रीच फीमेल फ्लावर और स्टिग्मा. तो ऐसे से ये सर्कुलेट होगा और इसमें पॉलिनेशन हो जाती है. ज़ोस्टेरा सी ग्रास, मतलब हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं. जू कहाँ पे है? समुद्र के अंदर. सी इनसाइड इनसाइड द सी देयर इज अ जू. सो ज़ोस्टेरा सी ग्रास. इसमें हम लॉन्ग एंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हैं. पोलन्स आर रिलीज्ड इन वाटर एंड दे कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर. पैसिवली इनसाइड द वाटर द पोलन्स आर गॉन. नेक्स्ट हमारा होता है बायोटिक विच इज मोर कॉमन, और बायोटिक में भी सबसे ज्यादा कॉमन है इंसेक्ट्स. इंसेक्ट में भी मोस्ट पॉपुलर है हनी बीज. सो फ्लावर्स अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर इंसेक्ट्स एंड दे आर लार्जर इन साइज. अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है हमारा मोनोइशियस डायशियस का कॉन्सेप्ट. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. मोनोइशियस प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गीटेनोगैमी, whereas dioecious prevents both autogamy and geitonogamy. As you can see here, ये geitonogamy है तो इसमें branches अलग अलग है, मेल फीमेल, और born on the same plant, लेकिन उसके branch अलग अलग है. एक ही parent है, both male female in the same plant. ये geitonogamy कर सकता है क्योंकि flower, बस दो flowers अलग हो गए लेकिन पौधा एक ही है. And xenogamy में अगर ऐसे ही मतलब पौधे हैं तो हो सकता है ये वाला जो फीमेल है और यहाँ पे जो पोलन है दूसरे वाले प्लांट का, वो इस पे लैंडिंग कर दे. तो जीनोगैमी कहेंगे इसको. बोथ आर पॉसिबल. मोनोइशियस पौधों में दोनों पॉसिबल है, लेकिन जो डायशियस है उसमें तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है. इसमें ना ऑटोगैमी ना गीटेनोगैमी, क्योंकि दो जो फूल है, फ्लावर्स हैं, वो दोनों मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पौधे हैं. तो ओनली जीनोगैमी इज पॉसिबल. एग्जाम्पल्स क्या है इसके मोनोइशियस के? मेज, कैस्टर, और डायशियस के पपाया.
नेक्स्ट वी टॉक अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में विच प्रिवेंट्स ऑटोगैमी. ये वो है जो नहीं चाहता कि सिमिलर सेम पौधे के फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो. तो इसमें बोथ मेल एंड फीमेल इन वन फ्लावर. So majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers. Pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. So continued self-pollination results in inbreeding depressions. क्यों inbreeding? मतलब अगर हम आगे जाके भी देखेंगे, आपने पढ़ा होगा होमोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव फीचर्स शो होते हैं. होमोजाइगस रेसेसिव अपने आप को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस कर सकता है. तो वहाँ पे जब F2, F1, F2 और F3 का ऑप्शन आता है तो डेफिनेटली होमोजाइगस कंडीशन भी बढ़ती है. सो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. ठीक है. So उन devices को outbreeding devices कहा जाता है. So अभी हम इसको देखने जा रहे हैं. Next, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो क्या क्या हैं. सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हम देख सकते हैं कि इसमें पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी हमें देखना है. नॉन सिंक्रोनाइज्ड है. नॉन सिंक्रोनाइज्ड, वन अकर्स प्रायर टू अनदर. यानी या तो पोलन पहले मैच्योर होगा और गाइनी यानी कि जो स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी वो बाद में आएगी. तो डेफिनेटली उनको टाइम मिल जाता है सेपरेटली डेवलप करने का. डिफरेंट पोजीशंस हैं टू अवॉइड कॉन्टैक्ट. और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, जेनेटिक मैकेनिज्म है ये, इसके पीछे काफी डीप जेनेटिक्स है. ये प्रिवेंट करते हैं सेल्फ पोलन ट्यूब ग्रोथ को. ये शुगर मैचिंग करके पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन पॉसिबल है. तो वो इनका एक केमिकल डायलॉग सेशन चलता है. उसमें होता है अच्छा मेरा ही पोलन है, मेरी वाले पत्ते का, मेरी फ्लावर्स का पोलन मेरे पास आ गया, रिजेक्ट. और अगर वो मैच नहीं करता तो दे एक्सेप्ट. तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में कुछ पौधे जिसमें मोनोइशियस और डायशियस का कॉन्सेप्ट है, वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बता दी है, अभी के अभी बताई है मैंने कि मोनोइशियस प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गीटेनोगैमी. डायशियस प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड गीटेनोगैमी. तो ये वो है. नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनेशन के लिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में. यू कैन सी अगर S1 S2 पिस्टल का शुगर है सो डेफिनेटली S3 S4 में देखो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन हो गई है. और अगर आप इसमें देखें दिस वन अगेन दीज आर द शुगर केमिकल डायलॉगिंग एंड S3 S1, तो डेफिनेटली एक पोलन जो उससे मैच नहीं करता S3 वो S1 S2 से मैच नहीं कर रहा, वो कुछ और है, तो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट हुआ. लेकिन S1 इज ऑलरेडी देयर, इट डजंट, तो इट्स ब्लॉक्स. इसमें आप देखो दोनों मैच कर रहे हैं तो ये सेम नहीं हो सकते, तो दे ब्लॉक. द इवेंट्स ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा टिल द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, इस पूरे इवेंट की कॉम्बिनेशन को पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं. ठीक है. तो ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में ये पोलन ग्रेन्स, ये स्पर्म न्यूक्लियाई है जिसमें 2 मेल गैमीट्स हैं, ट्यूब न्यूक्लियस, ये स्टिग्मा, स्टाइल, एम्ब्रियो सैक इज देयर. ठीक है. तो ये इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट इज अगर हम इसमें देखें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर शोइंग ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, तो इसमें हम लेबलिंग एक बार जल्दी से चेकआउट कर देते हैं. ये पोलन ट्यूब है, ये एंटीपोडल है, पोलन न्यूक्लियर एग सेल, और ये सिनर्जिड्स. सेंट्रल सेल, एग न्यूक्लियर, सेम थिंग्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे लेवलिंग में जो पहले नहीं था. सिनर्जिड्स हैं यहाँ पे, फिलीफॉर्म एपरेटस, ये मेल गैमीट्स हैं 2, और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी यहाँ पे दिखाया दे रहा है. ध्यान रखना है आपको. सो इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस, आपको ध्यान रखना है. पॉलिनेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है. पोलन रिकॉग्निशन कैन बी फॉलोड बाय आइदर प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन एंड जनरेशन ऑफ पोलन ट्यूब. नेक्स्ट enlarged अगर हम व्यू देखें ऑफ एग एपरेटस शोइंग एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड्स, तो ये वो enlarged व्यू है. पोलन न्यूक्लियर दिख रहा है साफ साफ, मेल गैमीट्स हैं यहाँ पे, देखिए ये इसका ने हेल्प किया है, फीलीफॉर्म ने इसको गार्ड किया है. सो डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट्स इनटू सिनर्जिड्स, इसको हम यहाँ दिखा देती हूँ ऐसे. डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट्स इनटू अ सिनर्जिड and the movement of sperms one into the egg and the other into the central cell पे जा रहा है. So इसमें एक तो डेफिनेटली egg cell से फ्यूज करेगा सिनगैमी, और एक होगा ट्रिपल फ्यूजन विद द पोलर न्यूक्लियर. तो उसको 2 गार्डिंग करी है उसने, इसको 2 जगह भेजा है. सो लेटरल सेक्शन ऑफ पिस्टल शोइंग पाथ ऑफ पोलन ट्यूब ग्रोथ and it is to the germ pore. So
अब इसमें एक हमारे नॉलेज हम देखते हैं कि द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर. किसको हेल्प करेगा? प्लांट ब्रीडर को इन मैनिपुलेटिंग द पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन even in incompatible pollination to get desired hybrids. अच्छा, many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids guides the entry of pollen tube. All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interactions. नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम, अच्छा यहाँ पर एक बार देख लेते हैं पोलेंस का. पी, चिकपी, क्रोटेलेरिया, बैल्समन, विनका ऑन अ ग्लास स्लाइड अगर हम लेते हैं तो ड्रॉप ऑफ शुगर डालें. अबाउट 10% होना चाहिए शुगर सोल्यूशन. उसको 15 से 30 मिनट अगर हम होल्ड रखते हैं, लो पावर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, सो इजिली यू कैन सी द पोलन ट्यूब्स कमिंग आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स, जो आपको अपने कंसर्न आपके स्कूल्स में बायोलॉजी लैब में ही कराया जाता है. Emasculation, bagging are the two steps hybrids बनाने के लिए. So removal of anthers using a pair of forceps before pollen dehisces. Now bagging की अगर हम बात करते हैं तो covering an emasculated flower using butter paper to prevent contamination of its stigma and with unwanted pollens. So a breeder is interested in cross pollination, different species and often genera, अलग अलग genera भी, to combine the desirable characters to produce commercially superior varieties के लिए होता है. So artificial hybridization is one of the major approach of crop improvement program. Next, तो ये steps हैं, इसमें आप देख सकते हो. इसके डायग्राम्स की भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं. इसमें क्या क्या है लेबलिंग्स में. रिमूवल ऑफ एंथर, emasculation, this is the parent female, this is the male parent, transfer of pollen is pollination. So after stigma attains receptivity, mature pollens are dusted and the flowers are rebagged and the fruits are allowed to develop. Next अगर हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक इन द फ्लावरिंग प्लांट्स और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर degenerating synergids, the zygote है. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसको हम पेन कहते हैं, PEN शॉर्ट में, उसको PEC पेक. तो डिजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली. सो यहाँ पर सेंट्रल सेल आफ्टर द फ्यूजन डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ सिंगामीज zygote डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो. So this is how it works. ये ऐसे पूरा वर्क करेगा एंड सिंगामी ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. अब क्या क्या है? फर्टिलाइजेशन पॉलिन हो गया है. अब endosperm is a backup for the reserve nutrition. So it is a line, a very important thing to understand कि endosperm पहले खाने की तैयारी कर लीजिए इससे पहले कि एम्ब्रियो डेवलप हो, so that उसको कोई भी मैल न्यूट्रिशन नहीं, मतलब उसको स्टार्वेशन ना हो और वो सक्सेसफुल हो जाए उसकी जर्मिनेशन. सो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट precedes embryo development. Why? So the primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue. So that is there. So cells of this tissue are filled with reserve food material and are used for the nutrition of the developing embryo. So the now we can see what is the fate of the endosperm. का fate क्या है? So what is the fate of endosperm? Basically कि endosperm may either be completely consumed by the developing embryo, example pea, groundnut, beans, before seed maturation, or it may persist in the mature seed like castor and coconut and be used during seed germination. यानी या तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा एंडोस्पर्म, वो खुद ही पूरा प्लांट का बेबी प्लांट पूरा उसको ईट अप कर लेगा, या फिर क्या होगा बेसिकली व्हाट एल्स विट कुड बी पॉसिबल कि यहाँ पर या तो वो उसको कंज्यूम ना करे, थोड़ा छोड़ दे. सो इसको स्प्लिट द ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पीज, बीन्स, ग्राउंडनट, fruit of coconut and look for the endosperm in each case. So find out whether the endosperm is persistent in the cereals like wheat, rice and maize. So you will say yes. Answer is yes. Basically मैंने वहाँ लिखवा दिया. यहाँ पर देखिए the cells
इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सबसे कॉमन पैटर्न देख रहे हैं, द पेन अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई. So this stage of endosperm development is called free nuclear endosperm. Subsequently, cell wall formation occurs at the endosperm becomes cellular. The number of free nuclei formed before cellularization, यानी जब तक उसकी cell wall नहीं बनती, varies greatly. अब कोकोनट नारियल पानी जो हरा होता है for tender coconut, familiar with वो, is nothing but the free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei, and the surrounding white kernel is the cellular endosperm. नेक्स्ट इज एम्ब्रियो की अगर हम बात करें, सो मोस्ट zygotes डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड. दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, कि भाई पक्का है ना, खाना है तो बेबी ग्रो करेगा. द सीड्स डिफर ग्रेटली. द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट को एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, और ये मोनोकॉट और डाइकॉट में सिमिलर हैं. इसमें हम क्या देखेंगे, पहले जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट का प्री एम्ब्रियो स्टेज, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेड एम्ब्रियो, फिर इसमें मैच्योर एम्ब्रियो. तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक ट्रिक बनाया हुआ है, छोटा सा, कि जो ये प्री एम्ब्रियो है, ये ग्लोब घूमने गया, वेंट अक्रॉस द वर्ल्ड टूर पे गया, एंड उसका हार्ट बहुत हैप्पी है, एंड वो मैच्योर हो गया क्योंकि इतना घूम के एक्सपीरियंस्ड. सो दैट इज ऑल, यू कैन रिमेंबर इट. सो दिस इज ऑल. ये सस्पेंसर्स हैं. Suspensors that connects the root axis, the embryonal axis with the developing endosperm. And now we can see here, यहाँ देखिए आप, एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटलिडन्स का कॉम्बिनेशन होता है एम्ब्रियो में. सो वी कैन सी हियर, ये प्यूम्यूल है, ये कॉटलिडन्स है यहाँ पे सिलेंड्रिकल बिलो. अच्छा, कॉटलिडन्स जो है ये वाला पार्ट है, और एपिकोटाइल एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है अपर साइड में, जहां वो प्लूम्यूल को सपोर्ट करता है. एंड सिलेंड्रिकल बिलो इज अ हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स एट द रेडिकल. इसमें रूट कैप है विच कवर्स द रूट टिप. नेक्स्ट, ग्रास फैमिली में यही सेम चीज हम क्या देखते हैं, ये वाला डायग्राम है. ग्रास फैमिली के लिए ये वाला वर्क करता है. स्क्यूटिलम कॉटलिडन को बोल रहे हैं, लेटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस. कॉलियोप्टाइल लीफ प्रिमोडिया, आगे जाने फ्यूचर ये पत्ते, बेबी लीव्स, ये आगे जाके पत्ते बनेंगे. शूट एपेक्स है, ये शूट डेवलप होगा पूरा. और एपीब्लास्ट, इसका वर्क अभी अननोन है इस केस में, अभी स्कूल लाइफ में. एंड इनक्लोज्ड बाय अनडिफरेंशिएटेड कॉलियोराइजा. Chlorhiza is undifferentiated cells, और ये radical with the root cap. So here it is. Seed and post fertilization अगर हम changes की बात करें तो mature seeds में फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स, इट इज एल्बुमिनियस, जिसमें व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, और एक्स एल्बुमिनियस में पीज एंड ग्राउंडनट दोनों ही प्रोटीनेशियस हैं. प्रोटीन सोर्स वाले सारा एल्बुमिन खा जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हो. पेरिस्पर्म इज परसिस्टेंट न्यूसिलस है इसका, और इसमें न्यूसिलस शेड ऑफ नहीं होगा, परसिस्ट करता है. तो ब्लैक पेपर और बीट्स में एग्जाम्पल है. BB, रिमेंबर पेरिस्पर्म इज इन BB. सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द माइक्रोपाइल जो होता है इसके अंदर. अच्छा हाँ, वन थिंग इज देयर, डॉर्मेंसी क्या होती है, व्हाट इज सीड डॉर्मेंस, कि सीड अभी डॉर्मेंट है, मेटाबॉलिज्म उसका बिल्कुल कम हो गया, अभी उसकी जर्मिनेटिंग क्वालिटीज जो रिक्वायरमेंट्स वो पूरी नहीं है, तो वो अभी साइलेंट होगा, वो अपना मेटाबॉलिज्म बिल्कुल लो करके लाइव रहेगा, ताकि और ज़्यादा एक्सपोजर, मतलब मेटाबॉलिक एक्सपेंडिचर्स कर भी नहीं सकते वो, ना ग्रो कर सकते, क्योंकि आसपास बाहर सराउंडिंग हॉस्टाइल है, नॉट सूटेबल फॉर ग्रोथ. तो माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट. ठीक है, इससे आप ये भी कर सकते हैं कनेक्ट, हु इज दैट PGR विच इज मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि ये राइट टाइम नहीं है जर्मिनेशन का, अभी इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है बाहर. तो उस केस में कौन सा PGR वर्क करता है, डिड यू रिमेंबर दैट, एब्सिसिक एसिड. So this facilitates entry of oxygen and water into the seed during germination, and जैसे जैसे सीड मेच्योर होगा उसका पानी का कंटेंट भी इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम्स रिलेटिवली बहुत ड्राई. 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास रहता है. जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो एम्ब्रियो की वो स्लो डाउन हो गई है. एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी जिसको डॉर्मेंसी कहते हैं. ये है इनएक्टिविटी, आई लगा हुआ है यहाँ पे. And if favorable conditions are available, जैसे कि adequate moisture, oxygen, suitable temperature, वो germinate कर जाते हैं.
नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या है सीड्स के. सीड्स के जो एडवांटेजेस हैं वो है seed formation is more dependable on water, so seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitats and helps the species to colonize in other areas. तो seed dispersal के भी अपने अपने mechanisms हैं, abiotic और biotic helps ये भी लेते हैं. They have sufficient food reserves. Young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. And being products of sexual reproduction, they generate new genetic recombination leading to variation. Seed is a basis of our agriculture. Acha, dehydration and dormancy, D and D. Dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds, which can be used as food throughout the year, also to raise crop in the next season. Next is seed viability कितने हैं, few months या several years in many condition, कई सालों तक, या कुछ ही ऐसे भी पेड़ हैं जिनका hundreds of years तक का भी सीड अभी वायबल है. सो लेट्स सी वो कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे ये हुआ है. सो दैट इज नन अदर देन they are still alive, records of very old yet viable seeds. Oldest is of Lupinus arcticus, excavated from Arctic tundra, and इसका जो सीड germinated flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy के बाद 10,000 साल बाद उसने फ्लावर दिया है. एंड अ रीसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2,000 year old viable seed भी देखा गया डेट पाम्स का. Phoenix dactylifera discovered in the archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea. फ्रूट्स के केसेस में दो कैटेगरीज हैं फ्रूट्स की, जिसमें फ्लैशी और ड्राई फ्रूट्स हैं. फ्लैशी में गुआवा, ऑरेंज, मैंगो. ड्राई में ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड है. एंड यहाँ पर मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. तो ये फ्रूट्स हैं जिन्होंने इवोल्यूशन दिखाया है अपने सीड के डिस्पर्सल के लिए. सो रिमेंबर दिस थिंग. So number of seeds may be equal to number of ovules. They can be less due to failed conditions to develop. अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रूट्स में ट्रू, फॉल्स और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, जिसमें ट्रू इज ओनली फ्रॉम ओवरी, जो पूरा ओवरी से तैयार हुआ है ट्रू फ्रूट है. फॉल्स होता है जिसमें थैलेमस भी परसिस्ट करता है, उसके साथ ही अटैच्ड है. वो वेदर ऑफ नहीं हुआ, वो ड्राई नहीं हुआ, वहाँ से हटा नहीं, चिल उसका रिमूवल पार्ट. एप्पल, कैश्यू और स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल है. पार्थेनोकार्पिक होते हैं जिन्होंने बिना किसी फर्टिलाइजेशन विद द पोलन एंड ओव्यूल्स हैव डेवलप्ड इनटू द फ्रूट. और इसको हार्मोन से भी कर सकते हैं, हेंस दे आर सीडलेस. डू यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर PGR? Right? Remember it? So go and check it. Grapes, seedless grapes. And this is here the example of banana. So one ovule has one embryo sac. एक embryo sac में एक egg है. So one flower can be usually has one ovary or more than one. And that PGR is auxin. Next, yes. So here we are talking about वो सारे questions जो पूछे गए हैं. यहाँ पर मैंने सारे इसमें देखिए how many eggs are present in embryo sac, वो मैंने वहाँ पीछे अभी पेज में लिखा था. So that is there. So how many flowers are present on a tree? It could be more than one, right? And so on. So similar case in fruits of some parasitic species. Parasitic species मतलब कौन होते हैं? It is Orobanche and Striga. So एक फाइकस का कितना बायोमास बन सकता है? बहुत ह्यूज. अदर एग्जाम्पल नीम एंड बैनियन ट्रीज, छोटा सा सीड है लेकिन उसका बायोमास की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है कॉन्ट्रीब्यूशन की. अब इसका लास्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, जिसमें मियोसिस इज स्किप्ड. सो इसमें इसमें डिप्लॉयड एग है और सीड्स एज इट इज डिप्लॉयड है. सो इसमें रिस्टोरेशन कहते हैं इस तरह के मियोसिस में, जिसमें एक ही एग ने ही अपने क्रोमोसोम्स को स्टेबल रखा है, उसको रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाना पड़ा और वो एज इट इज सीड में कन्वर्टेड है. तो गैमीट हैज कन्वर्टेड इनटू अ सीड. सो दैट इज देयर. सो इसके अंदर हम देखते हैं a few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses, they have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization, जिसको apomixis कहते हैं. So next, it is a form of asexual reproduction, apomixis, that mimics sexual reproduction. There are several ways of development of apomictic seeds, and
Citrus and mango varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac starts dividing, protrude into the embryo sac and develops into the embryo. वो polyembryony condition है. So orange को आप squeeze करें, you can see many embryos of the different size and shapes from each seed. So what would be the genetic nature of the apomictic embryos? Clones होते हैं वो, right? नेक्स्ट मेंडेलियन लॉज कहाँ फॉलो हो रहा है इस पैराग्राफ में? हम देखते हैं हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड. सो कल्टिवेशन ऑफ hybrids have tremendously increased productivity. One of the problem of hybrid is a hybrid seeds that have been produced every year. So if the seeds collected from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate, do not maintain hybrid characters, क्योंकि वो segregation, law of segregation follow कर रहा है. Production of hybrid seed is costly, hence the cost of the hybrid seed becomes too expensive for the farmers. If these hybrids are made into apomic, there is no segregation of characters in the hybrid progeny. Farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crop year after year, and it does not have to buy hybrid seeds every year. Importance of apomixis in hybrid seed industry, it can replace costly hybrid seeds with a low costs one. समरी में हम देख सकते हैं ये वन इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर मैच्योर टू इनटू पोलन ग्रेन. सेंट्रल टिश्यू इज अ न्यूक्लियस इन विच द आर्चीस्पोरियम डिफरेंशिएट्स, ये अलग सी लाइन आई है इसमें. एंड यहाँ पर पोलन इज कंपैटिबल, इनहिबिशन विद द पोलन इज इनकम्पैटिबल. एंड ये वाली लाइन आप देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ऑलवेज प्रीसीड्स डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. बाकी सब पढ़ चुके हैं. अच्छा, phenomenon on apomixis is in some angiosperms, particularly in grasses. It results in the formation of seeds without fertilization. Apomists have several advantages in horticulture and agriculture. All right, so that's it for today's one shot related to sexual reproduction in flowering plants. Bye for now.